हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रेप कर दिस सेम अक्का रोगिर परमार। और फटाफट फटाफट से सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़े आ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे जितने भी मेरे जिगर के टुकड़े फटाफट फटाफट आ जाइए और कौन कौन अवेलेबल है फटाफट से बता दीजिए। हाँ, कौन कौन अवेलेबल है? अंकित है, आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। सेशन में आ जाइए, सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर भी कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है। ये प्रैप्टर की ऑफिशियली एप्लीकेशन है जो कि आपको डाउनलोड करना जरूरी है, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ मेरे दोस्तों। हाँ, तो साइंस का एक और जबरदस्त सेशन लेके मैं आ गया हूँ मेरे दोस्तों। सबका स्वागत है मेरे दोस्तों। चलो, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये प्रैप्टर की ऑफिशियली एप्लीकेशन है जिसको मैं बोलता हूँ आपको जरूर जरूर डाउनलोड कर लेनी चाहिए ये, क्योंकि मेरे जिगर के टुकड़ों ये आपकी एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। आप इससे बहुत सारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, फ्री में भी देख सकते हैं, कंटेंट है। उसके अलावा मेरे दोस्तों आप क्या टेस्ट दे सकते हैं। तो चलो आज चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन के सामने मेरे दोस्तों। हाँ, तो फटाफट फटाफट से आ जाइए। सेशन को एक बार सारे के सारे जबरदस्त तरीके से मिलकर शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आपका सपोर्ट से ही जितने भी मेरे जिगर के टुकड़े हैं वो कि सेशन को लेना चाहते हैं वो इजीली सेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन के सामने मेरे दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कौन सा युग्म सही है मेरे दोस्तों, है ना? इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना है ना? तो फर्स्ट है DDT एक रोगाणु नाशक है, बिल्कुल नहीं है। LSD एक विषाणु नाशक है, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। आंसर क्या होने वाला है? इन दोनों में से कोई आंसर होने वाला है। पर मेरे जिगर के टुकड़ों ये देखते हैं कि DDT है क्या, है ना? इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा DDT क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना? तो DD की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो, है ना? क्या होती है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये मेरे दोस्तों ये है DDT की फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT। जितने भी मेरे जिगर के टुकड़े हैं वो सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर करेंगे मेरे दोस्तों। चलो, तो ये एक रोगाणुनाशक बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं LSD। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LSD? ये पूछी जाती है मेरे दोस्तों, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LSD। तो इसका मतलब है मेरे दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है, ये अब्रिविएशन किसका है वो देखते हैं। लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। ये सीधा सीधा पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LSD मेरे दोस्तों। और ये मेरे दोस्तों LSD है, ये क्या है? जैसे भांग होती है, अफीम होती है, हसीस होती है, इसी तरह से ये क्या है? एक ऐसा मेरे दोस्तों ड्रग है जिसका उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों ड्रग में, ठीक है? हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट इस पे चलते हैं। RDX की फुल फॉर्म। व्हाट इज द RDX मेरे दोस्तों? RDX एक एक्सप्लोजिव है। क्या है? एक एक्सप्लोजिव है जिसकी फुल फॉर्म है मेरे दोस्तों रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव। क्या नाम है? रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव इसकी फुल फॉर्म है मेरे दोस्तों, है ना? और TNT की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो जितने भी मेरे दोस्तों इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं उन सब की फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़ों को एकदम से छप जानी चाहिए। TNT की फुल फॉर्म भी लिख देता हूं मेरे दोस्तों। TNT की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो मैं इंक चेंज कर लेता हूं। TNT, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TNT? तो TNT की फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रो टालुइन। ये भी एक विस्फोटक है, ये भी एक विस्फोटक था। तो मेरे दोस्तों इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? डी मस्ट बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी मस्ट बी राइट आंसर। एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। एब्रिविएशंस पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों, है ना? और ये सारे एक ही क्वेश्चन में लेके आया हूं मेरे जिगर के टुकड़ों। क्यों? क्योंकि 4 क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, उसका यूज भी कवर हो जाएगा, तो 8 क्वेश्चन हो गए। और मेरे दोस्तों एक ये खुद अकेला इंडिविजुअल क्वेश्चन है, तो 9 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आपके कवर हो जाते हैं। और क्वेश्चन है मेरे दोस्तों व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT? तो DDT देखेंगे तो डाइक्लोरो
क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसका नाम है। LSD की फुल फॉर्म क्या है? लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। RDX की फुल फॉर्म है रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव। TNT की फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोटालुइन, और ये क्या है? एक एक्सप्लोजिव है मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी मस्ट बी राइट आंसर। चलो हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर कर दो, लगा दो आग पानी में, है ना, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो मेरे जिगर के टुकड़ों सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फा कण है, ये क्या है मेरे दोस्तों? अल्फा कण की बात कर रहा है। व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल? तो अल्फा एक हीलियम का नाभिक है मेरे दोस्तों, या फिर विद्युत चुंबकीय किरण है, प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, आपको ये बताना है ना। तो आंसर बता दीजिए मेरे दोस्तों। देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो नहीं है, आंसर ए और बी में से होने वाला है। आप आंसर बताइए, तब तक मैं अल्फा रेस के बारे में, अल्फा कण के बारे में कुछ बताता हूं मेरे दोस्तों। जो अल्फा कण होता है ना मेरे दोस्तों, अल्फा और बीटा कण एक रेडियो एक्टिव कण है। ये अल्फा कण हुआ, ये पॉजिटिव पार्टिकल है, रेडियोधर्मी कण है। कैसा है? रेडियोधर्मी कण होता है मेरे दोस्तों। और जो अल्फा पार्टिकल है और बीटा पार्टिकल है साथ में, इन दोनों की खोज मेरे दोस्तों, इन दोनों के साथ में खोज किसने की थी मेरे दोस्तों? इन दोनों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने की थी। किसने? रदरफोर्ड ने इनकी खोज की थी मेरे दोस्तों। और ये हीलियम के नाभिक है मेरे दोस्तों। जो अल्फा पार्टिकल है, जो अल्फा पार्टिकल है मेरे दोस्तों, वो हीलियम के नाभिक है। किसके नाभिक है? हीलियम के नाभिक होते हैं मेरे दोस्तों, है ना। और जो अल्फा कण है, बीटा कण है, गामा कण है ना मेरे दोस्तों, उसमें सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है ना, सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है वो किसका होता है मेरे दोस्तों? अल्फा कण का सबसे ज्यादा, उसके बाद बीटा कण का, उसके बाद गामा कण का होता है। सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़ों का स्वागत है मेरे दोस्तों, और सेशन को जबरदस्त तरीके से क्या करते हैं? लाइक और शेयर करते रहेंगे मेरे दोस्तों, है ना। तो चलो नेक्स्ट। मेरे जिगर के टुकड़ों, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा कमेंट में थोड़ा कम ध्यान है, और ज्यादा से ज्यादा मैं आंसर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बस आप आंसर करते रहें और सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर करते रहिए। देखते हैं नेक्स्ट। कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी के कितने अणु जुड़े हुए होते हैं मेरे दोस्तों? आपका देखना है कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला देखना है आपको, और उसके साथ साथ में क्या क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्तों कि कॉपर सल्फेट के जो अणु होते हैं उसके अंदर मेरे दोस्तों कितने आपके किसके कण होंगे मेरे जिगर के टुकड़ों? कितने कण होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल पूछा है, तो वाटर के मॉलिक्यूल बता देना है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों? CaSO4 के साथ साथ बता दीजिए, मैंने कई बार आपको बताया है मेरे जिगर के टुकड़ों। आंसर क्या हो जाएगा? CaSO4, और उसके साथ साथ 5H2O आता है ना। CaSO4 को बोलते हैं कॉपर सल्फेट, और 5 अणुओं को बोलेंगे 5 क्रिस्टलाइन वाटर। क्या बोलेंगे? 5 क्रिस्टलाइन वाटर। तो कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल, एक तो कॉपर सल्फेट होता है, इसको कॉपर विट्रॉल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नीला थोथा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीला थोथा भी बोलते हैं मेरे दोस्तों। देखो 3 तरह के थोते होते हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है मेरे दोस्तों कैसा? आपका नीला थोथा, जो आपको पता ही है, CuSO4 है मेरे दोस्तों। एक होता है सफेद थोथा, सफेद थोथा मेरे दोस्तों, है ना। उसको बोलते हैं मेरे दोस्तों आपका ZnSO4, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ZnSO4। और एक होता है मेरे दोस्तों एक हरा थोथा भी होता है। क्या होता है? हरा थोथा, हरा थोथा, जो कि आयरन के साथ होता है, तो इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, FeSO4 मेरे दोस्तों। ये 3 थोथा है जो कि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको विट्रॉल भी बोलते हैं, है ना। इनको विट्रॉल भी बोलते हैं, जैसे ब्लू विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल और ग्रीन विट्रॉल। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों। और आंसर क्या हो जाएगा? 5 वाटर के मॉलिक्यूल है, तो आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉपर सल्फेट ये रहा, इसके साथ साथ क्रिस्टल जल ये रहे मेरे दोस्तों। क्या है? क्रिस्टल जल ये रहे। तो क्रिस्टल जल में कितने पानी के अणु हैं? 5 वाटर के मॉलिक्यूल है, जिसको क्रिस्टलाइन वाटर भी बोलते हैं मेरे दोस्तों, है ना। सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर करते रहिए मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है डेली की तरह, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं वह क्या कहलाते हैं, है ना। आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो क्या करता है, हु पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। तो आपको बताना है मेरे दोस्तों क्या कहलाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अणु। पहले अणु और परमाणु। तो सबसे पहले आपको पता है सबसे छोटे से छोटा अणु होता है मेरे दोस्तों परमाणु। परमाणु के बाद 2 या 2 से परमाणु मिलकर अणु का
निर्माण करते हैं, अणु से तत्व बनता है, तत्व से मेरे दोस्तों यौगिक बनता है, यौगिक से मिश्रण बनता है ना। इस तरह से आपने पहले पढ़ा होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, तो आपका जो सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल होता है ना मेरे दोस्तों, परमाणु, वो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों परमाणु, आंसर आ जाएगा। उसके बाद में मेरे दोस्तों परमाणु अविभाज्य कण है। ये किसने बताया था? परमाणु एक अविभाज्य कण है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किस साइंटिस्ट ने बताया मेरे दोस्तों? ये बताया था मेरे दोस्तों जॉन डाल्टन। किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने ये बात बोली थी कि जो परमाणु है वो अविभाज्य कण होता है मेरे दोस्तों। सारे के सारे मेरे जिगर को टुकड़ों को स्वागत है, राम राम है, गुड है ना। तो मेरे दोस्तों सारे के सारे दोस्तों का स्वागत है। बस आंसर करते रहिए और सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर भी करते रहिए, ठीक है, क्योंकि आपका सेशन बहुत बेहतरीन है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? आपको बताना है मेरे दोस्तों। आवोगाद्रो ने क्या दिया था? मोल कंसेप्ट दिया मेरे दोस्तों। मोल कंसेप्ट में बताया, मोल कंसेप्ट के अंदर क्या बताया उन्होंने कि किसी भी परमाणु के अंदर किसी भी परमाणु के अंदर कितनी संख्या रहती है अणुओं की मेरे दोस्तों, तो वो आपको बताना है। मतलब किसी भी एक मोल के अंदर कितने परमाणुओं की संख्या रहती है, ये आपका बताया आवोगाद्रो ने। और इसकी वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 मेरे दोस्तों, ये वैल्यू होती है। आपको दिमाग में एकदम से फिक्स बैठा के रखो मेरे दोस्तों। आवोगाद्रो संख्या इसको मोल से इंडिकेट करते हैं और एन से इसको दिखाते हैं मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, है ना। क्या आंसर आएगा? बी मस्ट बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? नंबर ऑफ मोल पूछा है मेरे दोस्तों। नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, है ना। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? टोटल जितने ग्राम दे रखे होते हैं ना मेरे दोस्तों, टोटल ग्राम में, है ना, अणु दे रखे हैं मेरे दोस्तों, H2O के अणु दे रखे हैं और उसका परमाणु भार क्या दे रखा होता है? परमाणु भार निकालना होता है, एटॉमिक वेट निकालना होता है। तो नंबर ऑफ मोल आप निकाल सकते हैं। तो परमाणु, आपको पता है यहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर ले लेंगे, कोई और अगर आपका अमोनिया होता तो अमोनिया ले लेते। जो भी आपका क्वेश्चन दे रखा है उस हिसाब से हम चलेंगे मेरे दोस्तों। तो चलो, तो यहाँ पे कितना दे रखा है वैल्यू? यहाँ पे दे रखी है हमें 36 ग्राम, 36 ग्राम दे रखा है मेरे दोस्तों। और परमाणु भार H2O का निकालना है। किसका निकालना है? H2O का निकालना है मेरे दोस्तों, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन का है 1, 2 से मल्टीप्लाई होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है मेरे दोस्तों, है ना, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस होगा, क्योंकि ये अलग क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों। देखो, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है मेरे दोस्तों? एक, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उससे गुणा, और प्लस दूसरे तत्व के लिए बीच में आएगा प्लस। ऑक्सीजन का यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 1। तो आप कैलकुलेट करके कितना निकाल लोगे मेरे दोस्तों? 2 और 16 18। तो H2O का जो परमाणु भार आ जाएगा मेरे दोस्तों, एटॉमिक वेट निकल के आएगा, परमाणु भार निकल के आएगा, वो कितना आएगा? 18 निकल के आएगा मेरे दोस्तों। 36/18 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 2 निकल के आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं मेरे दोस्तों? 2 मोल उपस्थित होंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 2 मस्ट बी राइट आंसर। सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़े आंसर भी करते चलो साथ साथ में, है ना, कैलकुलेट भी करते चलो। मैंने काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, पर भूल जाते हैं आप लोग, है ना, इसीलिए आपको आंसर करना जरूरी है ना मेरे दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहो, मैं सारे के सारे बच्चों के मैसेजेस पढ़ता जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट होगा तो रिप्लाई कर दूंगा मेरे दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा हमारा पढ़ाई पे फोकस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समान अणुसूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समान क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? अणुसूत्र, यानी फॉर्मूला है, अणुसूत्र है, वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे C12 H22O11, ये मेरे दोस्तों आपका एक फॉर्मूला है। आप बात करेंगे माल्टोज की, है ना, आप बात करोगे सुक्रोज की मेरे दोस्तों, आप बात करोगे अगर लैक्टोज की मेरे दोस्तों, तो सबके लिए क्या है फॉर्मूला है मेरे दोस्तों? सेम, C12H22O11। याद कैसे रहेगा, है ना, याद कैसे रहेगा? अगर ये विडंबना है तो चलो याद कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पहली बात तो CHO है, क्या है? CHO है, ऐसे याद रख लेना, है ना, CHO याद रखा। अच्छा, यहाँ पे मेरे दोस्तों जो CHO था ना मेरे दोस्तों, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 11 का डबल 22, और 11 और 1 12 होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं,
ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसका फॉर्मूला। तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, देखो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, फॉर्मूला सेम है मेरे दोस्तों। इनको क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलेंगे, समभारित बोलेंगे, अपर रूप बोलेंगे या समावयवी। तो इनको बोलेंगे मेरे दोस्तों आइसोमर्स। क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे। ऐसे मेरे जिगर के टुकड़ों, ऐसे फॉर्मूले जिनके मतलब ऐसे आपके तत्व नहीं, ये कंपाउंड है मेरे दोस्तों। तो ऐसे कंपाउंड जिनका नाम और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो पर फॉर्मूला सेम हो, क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराता जा रहा हूं मेरे दोस्तों, साथ के साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते चले मेरे दोस्तों। आप आपस में बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसके साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते चले, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलो। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात, तो मेरे दोस्तों दोनों का परमाणु भार निकाल लीजिए। तो जल में क्या होता है मेरे दोस्तों, H2O जल का फॉर्मूला है कि नहीं है। तो मेरे दोस्तों हाइड्रोजन की बात करेंगे और ऑक्सीजन की बात करेंगे। ये इन्होंने क्या पूछा है, इनका द्रव्यमान निकालना है और उनका अनुपात। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 का 2 से मल्टीप्लाई मेरे दोस्तों, और इसका ऑक्सीजन का तो 16 ही होता है। तो 2:16 आ गया, कैंसिल आउट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा, है ना। तो निकल के कितना आया, H और O का अनुपात 1:8 निकल के आया, 1:8 निकल के आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1:8 मस्ट बी राइट आंसर ऑफ रेशियो बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। मेरे दोस्तों सबको, मेरे दोस्तों सबका स्वागत है सेशन में। हाँ, आ जाइए मेरे दोस्तों, और सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। और आंसर जरूर करिए, क्योंकि आपस में बातें करने से कुछ नहीं रखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है मेरे दोस्तों, इन सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों देख लेते हैं, एसिड के लिए क्या होता है आपका, एसिड जैसे HCl मेरे दोस्तों, है ना, H2SO4 मेरे दोस्तों, CH3COOH मेरे दोस्तों, है ना, HNO3। तो ये सारे अलग अलग टाइप के एसिड ही तो थे मेरे दोस्तों। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये है मेरे दोस्तों आपका एसिटिक एसिड, ये है मेरे दोस्तों नाइट्रिक एसिड। तो सब में एक चीज कॉमन दिख रही है, क्या, ऑक्सीजन कॉमन नहीं, क्लोरीन कॉमन नहीं, हाइड्रोजन बिल्कुल बिल्कुल, हाइड्रोजन सब में दिख रही है कि नहीं दिख रही इन एसिड्स में। तो ऑलमोस्ट एसिड्स में क्या कॉमन रहती है मेरे दोस्तों, हाइड्रोजन कॉमन रहती है। हालांकि ये जरूरी नहीं, कई ऐसे आपके कंपाउंड मिलेंगे जिसमें हाइड्रोजन नहीं होने के बाद भी वो कैसे एसिडिक नेचर को दिखाएंगे, बट ऑलमोस्ट किसमें हाइड्रोजन आयन क्या रहता है मेरे दोस्तों, कॉमन रहता है। और एक साइंटिस्ट ऐसे थे, अरेनियस की थ्योरी अब पढ़ेंगे, तो मेरे दोस्तों H+ आयन के हिसाब से उन्होंने थ्योरी भी दी थी, है ना। तो हाइड्रोजन सभी एसिड के लिए एक आम तत्व होता है। सेशन को एक बार शेयर भी कर दीजिए मेरे दोस्तों, और जितने मेरे जिगर के टुकड़े क्लास में उतने तो लाइक कर दीजिए, है ना। सारे के सारे मिलके एक बार लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्त्रवित होता है मेरे दोस्तों, है ना। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एसिड है मेरे दोस्तों जो कि गैस्ट्रिक फॉर्म में, जो कि आपका पेट के अंदर स्रावित नहीं होता है। आपको इसका आंसर करना है मेरे दोस्तों, है ना। तो आपको बताना है वो जो, जिसको चलो आपको एलिमिनेट करके मैं बता दूं, चलो आपको हिंट दे देता हूं, उसे किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं मेरे दोस्तों। उसको क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। उसको क्या बोलते हैं, गंधक का अम्ल भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, कार की बैटरी में उसका उपयोग किया जाता है। इतनी हिंट मैंने दे दी है मेरे दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा आपका, NaCl। देखो सोडियम के सॉल्ट तो होते ही हैं मेरे दोस्तों, सोडियम के सॉल्ट तो होते ही हैं, सोडियम क्लोराइड तो होगा, नमक की सॉल्ट की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट से रिलीज होता है, HCl पेट से रिलीज होता है, बैक्टीरिया को किल करता है, भोजन को सॉफ्ट बना देता है मेरे दोस्तों, ठीक है, पाचन में हेल्पफुल है मेरे दोस्तों, है ना। उसके अलावा इसकी पीएच अगर देखा जाए तो पीएच कितनी होती है, 1.5 इसकी पीएच होती है मेरे दोस्तों, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड ये ऐसा एसिड है जो कि पेट में नहीं पाया जाता, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, पीएच होती है मेरे दोस्तों आपकी, आपको पता ही है 0.5 सबसे प्रबल अम्ल है मेरे दोस्तों। अगर ये होता भी तो हमें जला के राख कर देता, हमारे ऑर्गन्स को खत्म कर सकता था, इसीलिए नहीं है। पोटेशियम क्लोराइड मेरे दोस्तों, KCl, NaCl, ये पोटेशियम और सोडियम के सॉल्ट हमारे इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाए रखते हैं मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड मस्ट बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड मस्ट बी राइट आंसर मेरे दोस्तों। हाँ, अब मेरे काफी जिगर के टुकड़े आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप बातें ना करके आंसर कमेंट
बॉक्स में लिखते चल रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। चलो इसको तो मैं रफ कर देता हूं, यहाँ पे ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खाने का नमक किससे बना होता है? देखो NaCl मेरे दोस्तों, है ना। यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव आयन होता है, क्लोरीन नेगेटिव आयन होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखूं कि NaCl के मध्य कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बंध। आयनिक बंध पता कैसे चला मेरे दोस्तों? जब किसी भी कंपाउंड के अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन प्रेजेंट हो तो आयनिक बंध होगा। वो भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन का मतलब है एक धातु होगा एक अधातु होगा मेरे दोस्तों। दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना बंध क्या होगा मेरे दोस्तों? आयनिक बंध होगा। बहुत ही मजबूत होते हैं मेरे दोस्तों आयनिक बंध, और ये बनता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की रिएक्शन से। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार की रिएक्शन से मेरे दोस्तों क्या बनेंगे? आपके लवण और जल बनेंगे। क्या बनेगा? लवण प्लस जल बनेगा मेरे दोस्तों, है ना। तो प्रबल अम्ल क्या है मेरे दोस्तों? आपका HCl। प्रबल क्षार क्या है मेरे दोस्तों? NaOH। कौन सी रिएक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे? आपका हाइड्रोजन है वो OH के साथ चला जाएगा और जो क्लोरीन है वो Na के साथ चला जाएगा। तो क्या बना मेरे दोस्तों? NaCl प्लस H2O बना। और NaCl होता है ना मेरे दोस्तों, ये होता है सॉल्ट और ये होता है मेरे दोस्तों वाटर, है ना। और जब आपका सॉल्ट और वाटर बने अम्ल और क्षार की रिएक्शन से, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर दोनों अम्ल प्रबल हो या दोनों अम्ल और क्षार क्या हो? प्रबल हो या दोनों दुर्बल हो, तो लवण की पीएच हमेशा क्या होती है मेरे दोस्तों? 7 होती है। क्या होती है? 7 होती है। अगर एक प्रबल हो और एक दुर्बल हो, जैसे मान लिया कि अम्ल तो बहुत प्रबल है और क्षार है दुर्बल है, तो उदासीनीकरण तो हो जाएगी मेरे दोस्तों, पर जो जो लवण बनेगा वो जो स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे मैंने बोला था प्रबल अम्ल है तो अम्लीय नेचर का लवण बनेगा, और अगर क्षार स्ट्रॉन्ग होता है इससे तो भैया लवण तो बनता पर क्षारीय नेचर का लवण बनता मेरे दोस्तों। आपको कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर भी करते रहो, ठीक है, और आंसर भी करते रहो। आंसर बहुत कम बच्चे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से क्या क्षार है मेरे दोस्तों? आपको ये बताना है कि इनमें से क्या एक क्षार है मेरे दोस्तों। कॉपर के हाइड्रोक्साइड नहीं, आपका जिंक के हाइड्रोक्साइड नहीं, आपका आयरन के हाइड्रोक्साइड नहीं मेरे दोस्तों। NaOH एक स्ट्रॉन्ग क्षार है। क्या है? आपका प्रबल क्षार है मेरे दोस्तों। प्रबल क्षार कैसे है मेरे दोस्तों? इसकी पीएच होती है मेरे दोस्तों कितनी? इसकी पीएच होती है 13.5, 14 के आसपास है, प्रबल हो गया। दूसरी बात यह है, इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा इसको बोला जाता है मेरे दोस्तों, है ना। उसके अलावा ये एक क्षार है, तो क्षारों का उपयोग किसमें? सोपी सॉल्यूशन बनाने में, इसका साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है। साबुन बनाने में मेरे दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? NaOH मस्ट बी राइट आंसर मेरे जिगर के टुकड़ों। सारे के सारे बच्चों का स्वागत है। सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए, है ना, और आंसर भी करते रहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? मेरे दोस्तों बर्फ को पिघलाना है ना। बर्फ को पिघलाने के लिए क्या यूज करोगे? हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं करोगे, कास्टिक सोडा बिल्कुल नहीं करोगे, साइट्रिक एसिड का भी उपयोग नहीं किया जाता मेरे दोस्तों। जो सॉल्ट होता है NaCl होता है, वो क्या कर देता है? जल्दी से चीजों को मेल्ट करवाने में हेल्पफुल होता है। उसके अलावा प्रिजर्वेटिव में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? प्रिजर्वेटिव में भी इसका उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या होगा? नमक होगा, NaCl होगा, खाने का नमक, टेबल सॉल्ट, pH 7, है ना। pH कितनी होती है? 7 होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है, लैगून से या फिर मेरे दोस्तों आपका समुद्र के इवोपरेशन की वजह से, इवोपरेशन पानी को करवा के और उसको इकट्ठा करके फिल्ट्रेशन करके आपका बनाया जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट सारे के सारे मेरे जिगर के टुकड़े आंसर भी करेंगे और सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। जितने मेरे जिगर के टुकड़े हैं उतने से ज्यादा क्या आने चाहिए मेरे दोस्तों? लाइक आने चाहिए। आपका क्या जाता है? एक बटन को खटक से दबा दीजिए, है ना। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना मेरे जिगर के टुकड़ों, वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखो, ये है कि उनमें से उन तत्वों के समूह को छांटिए जिनमें से केवल धातुएं ही हैं। क्या हो? धातुएं हैं। अब या तो आपको धातुएं याद होनी चाहिए या फिर मेरे दोस्तों आपको कोई ट्रिक पता होना चाहिए, ठीक है। धातुओं की बात करें मेरे दोस्तों तो धातुओं के कुछ गुणों की बात कर लेते हैं, जो जिससे आपको और भी पता चल जाएगा धातु मेरे दोस्तों। तो धातुएं जो होती है मेरे दोस्तों, सबसे पहले धनावेशित होती हैं। कैसी होती हैं? धनावेशित होती हैं।
है ना, अधात वर्धनीय होती है। कैसी होती है? अधात वर्धनीय होती है मेरे दोस्तों, है ना। उसके अलावा जो धातु होती है वो तन्य होती है। अब ये मतलब क्या है अधात वर्धनीय और तन्य? अधात वर्धनीय मतलब वी कैन ड्रॉन इनटू द शीट्स, है ना, उनको पीट पीट के चादर बनाई जा सकती है, उसको बोलते हैं अधात वर्धनीय यानी मैलेबिलिटी, है ना। उसके अलावा मेरे दोस्तों तन्यता का मतलब होता है कि आप किसी वायर को इसको धातु को वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। उसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है? सोनोरस पाया जाता है, यानी पीटेंगे मेरे दोस्तों तो अलग तरह के टन इस तरह से वॉइस आती है, तो ये सोनोरस होता है। ये धातुओं के गुणधर्म होते हैं मेरे दोस्तों, कठोर होती हैं, है ना। कैसी होती है मेरे दोस्तों? धातु कैसी होती है? कठोर होती है। अब एक एक्सेप्शन है मेरे दोस्तों, उसके अलावा चमकीली होती है। कैसी होती है? चमकीली होती है। कठोरता में अपवाद भी है मेरे दोस्तों आपका Hg, है ना। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सारी चीजें अच्छे से करवा रहा हूं। अगर अधातु वर्धनीय और तन्य पूछा जाए ना मेरे दोस्तों, तो इसमें एग्जाम्पल आता है आपका सबसे ज्यादा अधातु वर्धनीय और तन्य धातु होती है सोना। क्या होता है? सोना। मेरे दोस्तों 1 केजी सॉरी 1 केजी तो बहुत हो गया, है ना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है, ठीक है। इतनी ज्यादा तन्य धातुएं होती हैं। तो चलो ये आपको समझ में आई। उसके अलावा पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो पहले आती है मेरे दोस्तों आपकी धातु, उसके बाद आती है एक जिगजैग लाइन जिसमें आती है मेटेलॉइड्स यानी उपधातु, और फिर आती है अधातु। क्या आती है? अधातु। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे जो होती है उनको बोलते हैं उपधातु, है ना। उपधातु जिनको सेमीकंडक्टर डिवाइस भी बोलते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा, ठीक है। चलो, है ना। और भैया आंसर भी करते चलो, सारे के सारे बात ही करते चलोगे। हाँ, बहुत कम बच्चे हैं जो कि आंसर कर रहे हैं, तो आंसर करते चलिए भैया। तो आपका धातु, उपधातु और अधातु मेरे दोस्तों। चलो ठीक है, ये आपको पता चल गया, कुछ प्रॉपर्टी भी पता चल गई। तो अब हम 1 बाय 1 ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं। सोडियम एक धातु है, ग्रुप फर्स्ट में आती है। मैग्नीशियम भी धातु है, क्रियाशील है, दोनों ही क्रियाशील है। पारा मेरे दोस्तों धातु है पर कार्बन धातु नहीं है, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है कार्बन के चक्कर में। स्कैंडियम है मेरे दोस्तों, पोटेशियम है, सीजियम है, ब्रोमीन अधातु होती है। क्या है? अधातु होती है मेरे दोस्तों। और अधातु होने के साथ साथ मेरे दोस्तों ये क्या होती है? तरल अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, अवस्था में कमरे के ताप पर। किस पे? कमरे के ताप पर पाई जाती है मेरे दोस्तों। क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, आपका जिंक हो गया मेरे दोस्तों। उसके अलावा मेरे दोस्तों जो नाइट्रोजन है ना मेरे दोस्तों, है ना, वो भी किस अवस्था में पाई जाती है? ये तो एक अधातु है, तो ये भी नहीं हो गया मेरे दोस्तों। उसके अलावा आपका मेरे दोस्तों बेरिलियम है, आपका कैल्शियम है, आपका स्ट्रोंशियम है, सोडियम है, सारे के सारे धातुएं हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी मस्ट बी राइट आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों, है ना। तो गर्मी आ रही है तो गन्ने के जूस की बड़ी याद आ रही है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, ये बताना है ना। तो नेऑन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है और आर्गन है। आप लोगों की बातें खत्म हो जाए तब कुछ बता दें आपको, है ना, तब तक ध्यान जाए आप लोगों का। तो सारे के सारे कमेंट भी आंसर भी कर दीजिए। बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं। मजा तब आता है तब आप लोग इंटरेस्ट लेके और मेरे को लीड करते हैं मेरे दोस्तों, है ना। नहीं तो मैं तो बताता ही रहूंगा। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस होती है मेरे दोस्तों जो कि ग्रुप 18 में आती है। किसमें आती है? ग्रुप 18 में आने वाली धातुएं होती हैं, सॉरी जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं मेरे दोस्तों? आपके अक्रिय गैस होते हैं, जिनको ग्रुप 0 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप 0 भी इनको बोला जाता है मेरे दोस्तों। हीलियम, नेऑन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। हीना, नीना और कैटरीना का एक्सरे रंगीन मेरे दोस्तों, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, आप इसको याद कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे दोस्तों जो हीलियम होती है उसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो आर्गन होती है, नियोन होती है, आर्गन होती है, इनको बल्ब में भी यूज किया जा सकता है मेरे दोस्तों। उसके अलावा मेरे दोस्तों जो रेडोन होती है ना मेरे दोस्तों, ये सबसे भारी होती है। कैसी होती है? सबसे भारी, इसीलिए एनवायरमेंट में मिलती नहीं है, भूपर्पटी पे पाई जाती है, सबसे कम यही मिलती है। और रेडियो एक्टिव गैस है। कैसी गैस है? रेडियो एक्टिव गैस है।
रेडियो एक्टिव गैस होती है मेरे दोस्तों। तो चलो इनमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है मेरे दोस्तों, क्या है नहीं ढूंढना है तो आपका नियोन है, हीलियम है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, ऑर्गन भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन। एक हल्की गैस है मेरे दोस्तों, पर इसको ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है। हाँ, तो इस तरह से होगा मेरे दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी हास्य गैस है ना, हास्य गैस मतलब हंसने वाली गैस कौन सी है, ये आपको बताना है मेरे जिगर के टुकड़ों। बिल्कुल काफी मेरे जिगर के टुकड़े सही सही लिखते जा रहे हैं। हाँ, आंसर करते चलिए और सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर भी करते चलिए, ठीक है। चलो, निम्न में से कौन सी हास्य गैस है मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों N2O गैस होती है, इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है भैया। आपका स्नायु यंत्र नहीं तंत्र आपका प्रभावित हो जाता है और मेरे दोस्तों आपको हंसी आती है, तो कौन सी गैस है जिसको हास्य गैस बोलते हैं, N2O। कहां पे है, ये आंसर होगा N2O गैस होगी, इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के सामने मेरे दोस्तों, आपका यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। सबसे पहले क्या पूछ रहा है मेरे दोस्तों, बेरिलियम, बोरोन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में है ना, निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है। पहली बात तो ये आयनन विभव क्या होता है, क्या भला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। तो मेरे दोस्तों आयनन विभव क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले। आयनन विभव क्या होता है मेरे दोस्तों, इसको समझने की बात है मेरे दोस्तों। तो मान लेते हैं कोई आपका ये तत्व है, कोई आपका तत्व है ना, इस तत्व में इलेक्ट्रॉन है, माना कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पे भरा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन के यहां पे भरा हुआ है। अब हमें क्या करना है मेरे दोस्तों, हमें एनर्जी देके इसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। जब मैंने एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया मेरे दोस्तों, तो ये प्रथम आयनन विभव होगा, यानी वो एनर्जी जो कि इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज होती है, आयनन विभव कहलाता है मेरे दोस्तों। द्वितीय आयनन विभव क्या होगा मेरे दोस्तों, जब हमें क्या देनी हो, एनर्जी देनी हो दूसरे इलेक्ट्रॉन को। ये फर्स्ट टाइम हो गया, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके सेकंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, तो इसको बोलेंगे द्वितीय आयनन विभव। इससे फर्क क्या पड़ेगा, हम देखते हैं कि क्या फर्क पड़ने वाला है मेरे दोस्तों। और सबसे अधिक आयनन विभव किसका होगा, ये कैसे पता करेंगे। अब आपको कंसेप्ट से समझा तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है मेरे दोस्तों, है ना। आयनन विभव, तो आयनन विभव आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों आपका बेरिलियम का मेरे दोस्तों, है ना, बोरोन का बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं और आपकी एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। अब एक बात ध्यान रखना, इस कंसेप्ट में क्या होता है मेरे दोस्तों कि जैसे जो आपका यहाँ पे जो फोर्स होता है ना मेरे दोस्तों, यहाँ पे होता है प्रोटॉन और जो नाभिक होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है ना। इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग क्या होता है, एक फोर्स लगता है मेरे दोस्तों बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन आपका किस पे, नाभिक पे, है ना। मतलब बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसको बांध के रखते हैं। अच्छा, अब माना कि एक इसमें शेल बनते ही जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बैठा है ना, तो आप बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पे बैठा है उस पर ज्यादा बल लगेगा या इस पे, ऑब्वियसली जो पास होगा उस पर ज्यादा बल लगेगा। समझ में आया। चलो अब इससे रिलेटेड हम चीजें समझते हैं, बेरिलियम, बोरोन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, तो है ना। तो इसका होता है एटॉमिक नंबर 5 मेरे दोस्तों, इसका होता है एटॉमिक नंबर 4 मेरे दोस्तों, इसका होता है मैग्नीशियम का होता है 12 और इसका होता है 13। हमने एटॉमिक नंबर क्यों लिखे, परमाणु क्रमांक क्यों लिखे, क्योंकि हमें इनकी कक्षाएं बनानी पड़ेंगी। अच्छा क्वेश्चन है, तो हम इनका इलेक्ट्रॉन फिल करके देखते हैं। 1s2 2s2 मेरे दोस्तों, है ना। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना पड़ेगा, है ना। इसका करना पड़ेगा 1s2 2s2 2p2 मेरे दोस्तों, है ना। और तो इसका करना पड़ेगा मेरे दोस्तों 1s2 2s2 2p6, है ना। 6 और 2 8 और 2 10 और 3s2 मेरे दोस्तों, है ना। इसका करना पड़ेगा मेरे दोस्तों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p समथिंग, है ना। तो कितने हो गए, 6 और 4 10 2 12 और 3 13। इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे। ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, बिल्कुल सबका स्वागत है मेरे दोस्तों। अब आपको ध्यान से क्या समझना है मेरे जिगर के टुकड़ों, कि किसका आयनन विभव सबसे ज्यादा होने वाला है और कैसे होने वाला है, ये हम देखेंगे, है ना। चलो, तो यहां पे क्या है मेरे दोस्तों, बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। यहां पे एक होगा, यहां पे एक होगा मेरे दोस्तों, है ना। तो अब चलते हैं मेरे दोस्तों, निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव सबसे ज्यादा होगा। जब मैं इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल रहा हूं,
इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालूंगा तो मेरे दोस्तों इसमें तो बहुत बड़ी ज्यादा सेल है। कितनी सेल है? एक है ना, दूसरा तीसरा, है ना, 3 कक्षक है। 1 2 3 लिख रहा है ना तो मेरे दोस्तों एक के बाद 1 2 3 कक्षक। ठीक है, इसमें बात करें तो इसमें कितने कक्षक है मेरे दोस्तों? 1 2 3 लिख रहा है तो 3 सेल ही इसमें पाई जा रही है। ठीक है, अब इसकी बात करूं मेरे दोस्तों तो इसके अंदर 1 और 2 सेल है। ठीक है, 1 और 2 सेल है। और इसकी बात करूं मेरे दोस्तों तो इसकी कितनी है? इसकी भी 2 सेल है मेरे दोस्तों। तो आप एक बात बताइए, द्वितीय आयनन विभव किसका ज्यादा होगा मेरे दोस्तों? आयनन विभव उसका ज्यादा होता है जो कि मेरे दोस्तों इसके पास में हो, है ना। तो इसमें तो सेल ही ज्यादा है तो इन दोनों का आयनन विभव तो ज्यादा हो नहीं सकता। इन दोनों का आयनन विभव ज्यादा हो नहीं सकता मेरे दोस्तों। आपका आयनन विभव किसका ज्यादा होगा? या तो जिसकी कक्षा सेल कम है उसका आयनन विभव ज्यादा होगा मेरे दोस्तों। क्यों ज्यादा होगा मेरे दोस्तों? क्योंकि मेरे जिगर के टुकड़ों उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां पे अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और ये सेल क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? छोटी हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों इसके बाह्यतम कोश में मेरे दोस्तों कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है ना। ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालूंगा पहला, है ना, तो एक सेल कम हो गई मेरे दोस्तों, है ना। तो एक सेल कम हो जाएगी मेरे दोस्तों। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। इसकी वजह से जो बोरोन होगा मेरे दोस्तों, है ना, ये इसका आयनन विभव सबसे ज्यादा हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, है ना। और आपका इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो एग्जाम में ज्यादातर बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, है ना मेरे जिगर के टुकड़ों। चिंता ही मत करो, सारी की सारी मेरे जिगर के टुकड़ों जो क्लासेस चल रही है, आपकी एक बात बता दूं, जो क्लासेस चल रही है तो आप अपने करिकुलम को देखो। और देखो, साइंस एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, सारे एग्जाम्स के लिए आती है। कोई पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ऐसा नहीं कि आप स्पेशल साइंस की प्रिपरेशन करो। सारे एग्जाम्स में साइंस कॉमन सब्जेक्ट है, तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसकी प्रिपरेशन करते रहे। और अगर रही बात वैकेंसीज की तो मेरे दोस्तों वैकेंसी आप चिंता मत करो, सारी की सारी जो वैकेंसी है जिनका आपको आपके अपने तरीके से वेट हो रहा है मेरे दोस्तों, उनकी वैकेंसी जरूर आएंगी। ठीक है, तो चलो कब आएंगी एग्जैक्टली किसकी वैकेंसी उसका तो अभी हमें भी आइडिया नहीं है। जैसे ही आइडिया लगेगा तो हम इवेंट करके सबसे पहले आपको बताते हैं मेरे दोस्तों। निम्न में से किस खनिज को पीला केक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पीला केक कहा जाता है। आपको ये बताना है मेरे दोस्तों, है ना। पीला केक किसको कहा जाता है? प्लूटोनियम को नहीं कहा जाता, एल्युमिनियम को भी नहीं कहा जाता मेरे दोस्तों। किसको कहा जाता है? यूरेनियम को बोला जाता है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इसका उपयोग कहां आता है? ये सारे के सारे कैसे है? रेडियो एक्टिव ही है, एल्युमिनियम को छोड़ के मेरे दोस्तों, है ना। तो आपका जो यूरेनियम है मेरे दोस्तों, पहली बात तो रेडियो एक्टिव है। कैसा है? रेडियो एक्टिव है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? ईंधन के रूप में, एज अ फ्यूल उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी मस्ट बी राइट आंसर, है ना। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर कर लीजिए। और जहां पे भी अरावली हिल्स है ना मेरे दोस्तों, वहां पे आपको थोरियम और यूरेनियम के भंडार मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे भारी पानी की खोज की? आपको बताना है कि भारी पानी है मेरे दोस्तों हैवी वाटर, H2O वाला नहीं नहीं मेरे दोस्तों। D2O को क्या बोलते हैं? हैवी वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? D2O को हैवी वाटर बोलते हैं। ये प्रोट्रियम की ऑक्सीजन से 1s2 की रिएक्शन ऑक्सीजन के से करवाने, ऑक्सीडेशन करवाने के बाद आपका D2O मिलता है मेरे दोस्तों। इसकी खोज किसने की थी मेरे दोस्तों? तो हेनरिक ने नहीं की थी मेरे दोस्तों, प्रिस्टले भी नहीं की थी, जी मेंडल ने भी नहीं की थी मेरे दोस्तों। H.C. ओरे ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? H.C. ओरे ने किसकी खोज की थी मेरे दोस्तों? आपका भारी जल की खोज की थी मेरे दोस्तों। देखो, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक याद है आपको, है ना। तो उससे मेरे दोस्तों किसकी खोज हुई? मतलब जब उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में क्या ब्लास्ट होते रहते हैं मेरे दोस्तों, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक की फॉर्म में इसका उपयोग आता है। इस तरह से आप करेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, और क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें, है ना मेरे जिगर के टुकड़ों। तो चलो देखते हैं। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट होता है मेरे दोस्तों CaSO4 की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता। ये बात बिल्कुल सही है। जो सल्फेट्स आयंस होते हैं ना मेरे दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट है, इसकी वजह से जो जल होता है वो कठोर बन जाता है, उसमें झाग नहीं बनते हैं मेरे दोस्तों। और इसका उपयोग हम जल को, इसका कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है। पहला आपका बिल्कुल सही है। हीरा, तांबा तथा लोहे
से कठोर है। हीरा मेरे दोस्तों एक अधातु है और प्रकृति में मिलने वाला अब तक का सबसे कठोर पदार्थ है ना। हीरा है क्या है, अधातु है, सबसे मेरे दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ है, क्या है, सबसे ज्यादा क्या है मेरे दोस्तों, कठोर है, अधातु होते हुए भी कठोर है इसके स्ट्रक्चर की वजह से, है ना। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है मेरे दोस्तों, नहीं। वायु के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है मेरे दोस्तों, नाइट्रोजन होता है 78%, है ना। ऑक्सीजन होता है मेरे दोस्तों 21%, और आपका उसके अलावा मेरे दोस्तों क्या होता है, उसके अलावा आपका 1% में अदर गैस आती है, क्या आती है, अदर गैस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। और नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, नाइट्रोजन की यूज नहीं होता, हाइड्रोजन का यूज होता है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड सही है, यानी फर्स्ट सेकंड, यानी ऑप्शन ए मस्ट बी राइट आंसर मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। तो देख रहे हो विनोद, अभी तक जिसने भी आंसर किया है, एक क्वेश्चन का आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर किसी का भी सही नहीं है मेरे दोस्तों। सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए भैया, मैं सबकी बात सुनता हूं मेरे जिगर के टुकड़े, पर आपकी बातों का रिस्पॉन्स तब दूं ना मैं, तब कोई आपका काम की चीज पूछो, है कि नहीं। मैं सारी चीजें देख रहा हूं और आपको आंसर, अगर काम की चीज होगी जरूर आंसर करूंगा। उसके अलावा मेरे जिगर के टुकड़ों, जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, तो सारे के सारे मिलकर सेशन को लाइक और शेयर करते रहे और आंसर करें ना, तब ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है। कठोर जल है मेरे दोस्तों, जो आपका कठोर जल होता है, मृदु जल होता है, जल के दो टाइप है मेरे दोस्तों। यह बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्तों, कि जब आप पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़ें, है कि नहीं है, क्योंकि टाइम है ना, नथिंग इज प्रीसियस, इवन मनी इज नॉट प्रीसियस, टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। एक बार समय गया ना मेरे दोस्तों, फिर वापस नहीं आएगा, है ना। तो पीने के लिए मेरे दोस्तों पानी पीने लायक भी नहीं रहता, कपड़े धोने लायक भी नहीं रहता मेरे दोस्तों। बॉयलर में अगर उपयोग किया जाए तो रस्ट बना देता है, और फल की सिंचाई के लिए भी मेरे दोस्तों ये उपयोगी नहीं रहता। यानी कठोर जल किसी की, इनमें से किसी चीज के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी फर्स्ट मतलब 1 2 3 4 सारे आंसर आगे, तो मतलब किसके लिए उपयुक्त नहीं है, किसी के लिए भी उपयुक्त नहीं है। ना तो वो झाग बनाएगा, तो कपड़े धोने में हमारा यूज आ ही नहीं सकता। भारी जल को पीने के बाद वो डाइजेशन में खराब हो जाएगा। बॉयलर्स में उपयोग करोगे तो बॉयलर्स मेरे दोस्तों कोरोड हो जाएंगे, है ना, उस पे जंग वगैरह आ जाएगी। और फसल की सिंचाई करेंगे तो न्यूट्रिएंट नहीं मिलने की वजह से और भारी जल के प्रयोग से फसल खराब हो सकती है। आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका डी, है ना। बहुत ही गिने चुने लोग आंसर कर रहे हैं मेरे दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा जब जिगर के टुकड़े आंसर करेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उर्वरकों में मेरे दोस्तों फर्टिलाइजर्स की बात कर रहा है मेरे दोस्तों, उसमें एनपीके से क्या तात्पर्य है ना। चलो फटाफट से देखते हैं कि आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों। नियोन पोटेशियम कैल्शियम नहीं होगा, है ना। आपका N4 क्या होगा मेरे दोस्तों, नाइट्रोजन होगा। तो यहां पे तो कहीं दे नहीं रखा है, तो N4 नाइट्रोजन इसमें दे रखा है, P4 फॉस्फोरस दोनों में दे रखा है, K4 मेरे दोस्तों क्या होगा, पोटेशियम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये भूमि के लिए बहुत उपयोगी न्यूट्रिएंट होते हैं। और मेरे दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ए मस्ट बी राइट आंसर, है ना, ए मस्ट बी राइट आंसर। हाँ, बहुत ही कम बच्चे आंसर कर रहे हैं भैया, आंसर करते चले और सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर भी करते रहे। जिन मेरे जिगर के टुकड़ों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी जरूर जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि कठोर जल होता है वो साबुन में लेथर नहीं बनाता है, झाग नहीं बनाता है, और कपड़े साफ नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते हम देखते हैं, तो देखते हैं कठोर जल में लवण कम होते हैं जो सफाई की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। यह छूने में कठोर होता है, कठोर जल भारी होता है, साबुन धूल के कणों के साथ जुड़ने के बजाय, है ना, आपका लवणों के साथ अभिक्रिया करके आपका किसका निर्माण करता है मेरे दोस्तों, मिसेल फॉर्मेशन नहीं करता है मेरे दोस्तों, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कठोर जल कपड़ों से अच्छी तरह इसलिए नहीं धुल पाता कि छूने में कठोर होता है, नहीं। कठोर जल लवण कम होते हैं ऐसा भी नहीं, भारी भारी जल होते हैं, भारी होता है ऐसा भी नहीं है। साबुन होता है ना मेरे दोस्तों, धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय क्या हो जाता है, सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर जाता है, और सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो मेरे दोस्तों झाग नहीं बनेंगे, इसकी वजह से चीजें खराब हो जाएंगी मेरे दोस्तों। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पोटेशियम का जो आपका लैटिन नेम है वो केलियम है, सोडियम का मेरे जिगर के टुकड़ों है डेट्रियम, है ना। एयू का है ऑरम, एजी का है मेरे दोस्तों अर्जेंटियम, और भी बहुत सारे आप याद कर सकते हैं, आपको गूगल पर बहुत सारे मिल जाएंगे जो पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट वो मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 केजी, अब क्वेश्चन आ गए मेरे दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपको देना है ना। कमेंट बॉक्स में जबरदस्त तरीके से आंसर
कर दो मेरे दोस्तों। क्वेश्चन है आपका 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम की दो इस्पात की गेंद है मेरे दोस्तों, है ना। आपका दे रखा है मेरे दोस्तों गिवन क्या है मेरे दोस्तों, गिवन है मेरे जिगर के टुकड़ों आपका मास, क्या दे रखा है, मास दे रखा है आपका, कितना दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, एक दे रखा है 5 केजी का और दूसरा दे रखा है 10 केजी का, है ना। तो मैं मान लेता हूं M1 और M2 की वैल्यू दे रखी है 5 केजी और 10 केजी। दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान है, गतिज ऊर्जा समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर सकती है मेरे दोस्तों। मान लेते हैं कि दोनों की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो M1 और हाफ मेरे दोस्तों M2 v² मेरे दोस्तों, दोनों की गतिज ऊर्जा मान लेते हैं 50 मेरे दोस्तों जूल है, तो मैंने दोनों की वैल्यू रख दी है 50 जूल, ठीक है। तो आप ये बता दीजिए कि कौन सी गेंद अधिक तेजी से गति करेगी। तेजी से गति कौन सी करेगी, जिसका मास छोटा होगा मेरे दोस्तों, जिसका मास छोटा होगा, जिसका द्रव्यमान छोटा होगा। एक बात बताओ, द्रव्यमान वो इकाई है जो कि गति का विरोध करती है ना। तो आप सीधा सीधा इसको सॉल्व करने के बजाय, सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हैं, मैं करके बता दूंगा आपको। बाकी आपकी मेरे दोस्तों आपका सिंपल सी बात है, जिसका मास कम होगा ना मेरे जिगर के टुकड़ों, वो जल्दी से क्या हो जाएगा, है ना, वो जल्दी से क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, वो जल्दी से गति करेगा। तो मेरे दोस्तों आंसर क्या आएगा 5 केजी की। आप वैसे भी अगर क्या करो, हाफ mv² निकालो तो मेरे दोस्तों आपका जो वेलोसिटी है वो भी बराबर ले लेते हैं, हाफ और ये वाली वैल्यू तो बराबर ले लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है आपका M1 M2 का। तो मेरे दोस्तों मास जिसका ज्यादा होगा, है ना, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 गति, ऐसे याद रख लो, गतिज ऊर्जा, है ना। गतिज ऊर्जा आपको कभी भी कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका जितना मास ज्यादा। आप बताओ कि एक बड़ा सा ट्रक है, एक छोटी सी कार है, 10 लोग हैं आपके पास, तो धक्का देने पे कौन सी ऑब्जेक्ट यानी कार या ट्रक में से कौन तेज गति से चलेगा, जिसका मास कम होगा, जिसका भार कम होगा, जिसपे आसानी से धक्का दे सकते हैं कि नहीं, अगर वो बराबर बल लगा रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे जिगर के टुकड़ों, हाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु, आपका मास दे रखा है मेरे दोस्तों, द्रव्यमान दे रखा है 20 केजी, है ना। उसके साथ साथ में क्या दे रखा है, एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की समान वेग से, वेलोसिटी दे रखा है मेरे दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रहा है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए मेरे दोस्तों हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मेरे दोस्तों, हाफ mv² निकाल लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, हाफ m की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों 20, v की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों 10, तो 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कैंसिल आउट कर लो, ये आ जाएगा 10 यानी 1000 आ जाएगा मेरे दोस्तों। और गतिज ऊर्जा किसमें होती है, जूल में होती है, तो आपका बी मस्ट बी राइट आंसर। इतना आसान सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला लगाना है और आंसर करना है। कुछ बच्चों ने आंसर कर भी दिया है, वेरी गुड मेरे जिगर के टुकड़ों। और सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए और इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या होती है ना, खुद की एक्सिस पे रोटेट होती है मेरे दोस्तों, तो वो आपकी गति पूछ रहा है मेरे दोस्तों, जिसकी वजह से आपके क्या होते हैं, खुद की एक्सिस पे घूमेगा तो क्या होगा मेरे दोस्तों, आपके दिन रात होंगे, किसी और मतलब सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगी तो क्या होंगे, आपकी ईयर होगा मेरे दोस्तों, साल होगी। तो ये होती है मेरे दोस्तों 2.8 किलोमीटर 1 मिनट में घूम लेती है अर्थ, मतलब 2.25 किलोमीटर के लगभग धरती चल लेती है हर 1 मिनट में, और हमें बताओ पता भी नहीं लग रहा है मेरे दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2.8 किलोमीटर पर मिनट, है ना। कोई बात नहीं, अगर आप लोग गलत आंसर भी देते तो चलेगा मेरे जिगर के टुकड़ों, क्यों, क्योंकि अब गलती करके तो सीखोगे, यहां गलती कर लो, एग्जाम में एकदम से सही आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी बिंदु पर बढ़ जाती है ना मेरे दोस्तों। तो आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, मुक्त रूप से गिर रही है, ये गिर रही है मेरे दोस्तों, है ना, m मास की है, तो इसमें होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगी आपकी स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये गति कर रही है मेरे दोस्तों, जब ऊपर से नीचे कर रही है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी मेरे दोस्तों। ये पोटेंशियल एनर्जी थी जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों मुक्त रूप से जब कोई पिंड गिर रहा है तो इसके बीच रास्ते में मेरे दोस्तों किसी वस्तु पर, किसी बिंदु पर क्या बढ़ जाएगी मेरे दोस्तों, तो आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी मेरे दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवृत्ति मेरे दोस्तों, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है मेरे दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का, इसका एसआई मात्रक क्या है मेरे दोस्तों, तो एक साइंटिस्ट है हर्ट्ज।
उनके नाम पे आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक दिया गया मेरे दोस्तों, हर्ट्ज दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, हर्ट्ज, है ना। ये इस तरह से नहीं होगा, हर्ट्ज, है ना, ये होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी मस्ट बी राइट आंसर मेरे दोस्तों। फैराड होता है कैपेसिटी का मेरे दोस्तों, ये होता है संधारित्र का, है ना, संधारित्र की धारिता, है ना, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, है ना। वॉट होगा मेरे दोस्तों शक्ति का मात्रक, और आपका न्यूटन होगा मेरे दोस्तों बल का मात्रक। उसके अलावा आपका भार का मात्रक भी न्यूटन होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका हर्ट्ज, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे, और कुछ तो आंसर कर ही नहीं रहे हैं। भैया ज्यादा से ज्यादा आंसर करिए जिससे मजा आ जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन के सामने फिर से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का संसूचन बिंदु संपर्क डायोड का उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। तो आपको ये बताना है कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं ना मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, इसके संसूचन बिंदु के संपर्क में डायोड का उपयोग किया जा सकता है, वो आपको बताना है। फटाफट से आंसर कर दीजिए। परावैंगनिक किरणों में इसका उपयोग किया जा सकता है मेरे दोस्तों, या फिर आपका सूक्ष्म तरंगों में इसका उपयोग किया जा सकता है मेरे दोस्तों, आपका अवरक्त तरंगों में इसका उपयोग किया जा सकता है, या रेडियो तरंगों में उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। तो डायोड, संपर्क डायोड का प्रयोग कहां पे किया जाता है मेरे दोस्तों, जो डायोड है मेरे दोस्तों उसका उपयोग कहां किया जाता है मेरे दोस्तों, आपका अल्ट्रावायलेट रे में नहीं किया जाएगा, रेडियो वेव्स में भी नहीं किया जाएगा, सूक्ष्म तरंगों में इसका उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, माइक्रोवेव्स में किया जाता है। आपके जो फोन होते हैं वो माइक्रोवेव पे काम करते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों। आपके जो फोन है उसमें आईसीज होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, और उसका उपयोग कहां किया जाता है मेरे दोस्तों, उसमें डायोड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाभिकों में रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, है ना मेरे दोस्तों। अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। कौन सी निकलती है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें निकलती हैं, और ज्यादातर जो क्षय होता है वो गामा किरणों का होता है। कौन सी किरणों का, गामा किरणों का होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना आंसर क्या दे रहा है, परावैंगनी जो आंसर नहीं है, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, आंसर क्या हो जाएगा, गामा किरणें निकलती है मेरे दोस्तों, और ये शरीर के टिश्यूज को भी क्या कर देती है, खत्म कर देती है। पूरे के पूरे सेशन को लेके जाइए, अभी तो टाइम है मेरे जिगर के टुकड़ों, अभी थोड़ा सा सेशन और बाकी है, और क्वेश्चन का आंसर भी तो आपको देना ही है ना मेरे दोस्तों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग क्या हो जाता है मेरे दोस्तों। अगर कोई वस्तु पूरे के पूरे लाइट को एब्सॉर्ब कर लेना मेरे जिगर के टुकड़ों, तो वो कैसी हो जाती है, काली रंग की। और अगर पूरी की पूरी लाइट को परावर्तित कर दे तो कैसी हो जाती है, सफेद हो जाती है। क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा हो तो उस हिसाब से आपको आंसर कर देना है। इसीलिए मेरे दोस्तों सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हम काले कपड़े पहनते हैं, गर्म तो नहीं मतलब काले ही पहनते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। और आपका गर्मियां होती है उस पर सफेद कपड़े पहने जाते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य की रोशनी कितने रंगों के प्रकाश का मिश्रण है मेरे दोस्तों। जो सूर्य की रोशनी है उसमें कितने, 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं आप मेरे दोस्तों। जब आप प्रकाश की किरण को डाला जाता है प्रिज्म पर मेरे दोस्तों, तो कितने रंगों में विभाजित हो जाती है ये मेरे दोस्तों, VIVGYOR, जिसको बोलते हैं विबग्योर बोलते हैं। ये होता है बैंगनी मेरे दोस्तों, बैंगनी, और ये होता है मेरे दोस्तों लाल। कैसा होता है, लाल। इसमें लैम्बडा की वैल्यू ज्यादा होती है रेड की, और बैंगनी में लैम्बडा का मान होता है कम। आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होती है। अरे वाह मेरे जिगर के टुकड़ों, फटाफट से सारे के सारे आप आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। मजा ही आ जाता है जब आप आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम कहां होता है, जहां पे स्पीड से चल सके प्रकाश, और निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। अगर निर्वात नहीं दे रखा हो ना मेरे दोस्तों, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेना, उसकी वैल्यू कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अपवर्तनांक की वैल्यू कम होगी, तो उसमें स्पीड ज्यादा होगी मेरे दोस्तों। तो यहां पे तो निर्वात आंसर आ जाएगा, है ना। आपका 1 होता है निर्वात में, वायु के अंदर 1.0 के समथिंग होता है, 1.03 के समथिंग, पानी में
1.003 ऐसा कुछ हो जाता है, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है। कांच का होता है 1.5 होता है। तो आपका अपवर्तनांक पहले नंबर पे इसका, फिर दूसरे पे इसका, फिर तीसरे नंबर पे इसका, फिर चौथे नंबर पे इसका आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो प्रकाश की स्पीड होगी ना मेरे दोस्तों, सबसे तेज चलेगी बी में, ऑप्शन अगर आते हैं, फिर चलेगी सी में मेरे दोस्तों, फिर चलेगी डी में मेरे दोस्तों, फिर चलेगी ए में। इस तरह से अगर स्पीड का क्रम भी पूछ लिया जाता तो ये क्रम होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है मेरे दोस्तों कि प्राथमिक रंग क्या होते हैं, बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन है, पित्त रस का कार्य क्या है मेरे दोस्तों, प्रोटीन का पाचन, वसा का एमल्सिफिकेशन, या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और उपयुक्त में से सही। और नेक्स्ट सभी, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसुलिन हार्मोन का परिवर्तन करता है ना, वसा को ग्लूकोज में, प्रोटीन को ग्लूकोज में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। तो इसी तरह की बेहतरीन क्लासेस के लिए बने रहिए मेरे जिगर के टुकड़े हमारे चैनल पर, है ना। और मेरे जिगर के टुकड़ों, इसी तरह से हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में मेरे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, क्रैक कर मेरे दोस्तों। थैंक यू सो मच।